अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से एक बहुत बड़ी पेशरफ समझी जा रही है और कई दहाइयों से लॉस में चलने वाली कौमी एयरलाइन अब मुकम्मल तौर पर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ऑलमोस्ट जा चुकी है। 75% शेयर्स इसके जा चुके हैं। आरिफ हबीब ग्रुप की क़यादत में कंसोर्शियम ने दिसंबर 2025 में PIA के 75% शेयर्स 135 अरब रुपए में खरीद लिए थे और अब यही ग्रुप हुकूमत के बाकी जो 25% शेयर्स हैं वो अब तकरीबन 45 अरब रुपए के बनते हैं, उनको खरीदने का वाज़े ऐलान ये कर चुका है। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम में आरिफ हबीब साहब ने इस हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू की है और अब हुकूमत ने इसके लिए 90 दिन की मोहलत दी है जो अप्रैल 2026 के आखिर तक है। PIA के 1955 में क़याम के बाद से हमने देखा कि किस तरह इसका एक बहुत उरूज रहा, फिर ये जवाल की तरफ भी गई। 2016 में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया गया, मगर बद इंतज़ामी के साथ जायद मुलाजमीन के अलावा पुराना फ्लीट और फिर 2020 के जाली लाइसेंस स्कैंडल जैसे मसाइल ने PIA जैसे इदारे को फिर कमज़ोर से कमज़ोर तर किया, जो कभी सिर्फ मुनाफा बख्श ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तान की पहचान भी हुआ करता था। अब इस इदारे में बद इंतज़ामी के बाईस माली साल 2025 तक ओवरऑल नुकसान तकरीबन 800 अरब रुपए तक पहुंच चुके थे। प्राइवेटाइजेशन IMF प्रोग्राम की एक अहम शर्त भी थी और इसी मकसद के लिए मार्च 2024 में PIA होल्डिंग कंपनी बनाई गई और फिर मई 2024 में कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट किया गया। दिसंबर 2025 में नीलामी टीवी पर बराह रास्त सबने नशर होते देखी, बोली मुकर्ररा कीमत से ज़्यादा रही। जनवरी 2026 में कैबिनेट ने इस फरोख्त की बाकायदा मंजूरी दी। नया कंसोर्शियम 125 अरब रुपए की इजाफी इन्वेस्टमेंट का वादा कर चुका है और मनसूबा यह है कि तैयारों की तादाद भी 18 से बढ़ाकर तकरीबन 38 की जाएगी। यूरोप और बरतानिया की बराह रास्त परवाजें बहाल होने से बड़ा फ़ायदा इसमें हुआ भी है और हो भी सकता है। हज और उम्रा ज़ायरीन पर तवज्जो दी जाएगी और पहले साल किसी मौजूदा PIA मुलाजिम को मुलाजमत से फारिग नहीं किया जाएगा। अब इस प्लान के तहत कंसोर्शियम PIA की इंतज़ामिया का चार्ज अप्रैल के आखिर तक ले लेगा और तवक्को यह है कि कंसोर्शियम के हुकूमती शेयर्स खरीदने के बाद PIA की नई इंतज़ामिया इस एयरलाइन को बेहतर तरीके से चला सकेगी और दुनिया की टॉप एयरलाइंस में इसको लेकर आने का आज़म भी जाहिर कर चुकी है। अब इंतज़ामी फैसले भी फिर लगता है बिना किसी रुकावट के इम्प्लीमेंट हो सकेंगे, जिससे सियासी मुदाखलत ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी, मगर ख़तरात ज़ाहिर अब भी मौजूद हैं। एविएशन मार्केट गैर यकीनी का शिकार है और PIA में मौजूद यूनियन नई इंतज़ामिया के किसी फैसले पर कोई मज़ाहमत भी कर सकती है, लेकिन अगर ये मनसूबा कामयाब रहा तो ये दीगर सरकारी इदारों की प्राइवेटाइजेशन के लिए एक ज़बरदस्त मॉडल बन और इससे प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को कितनी मदद मिल सकती है, PIA का रिवाइवल कितना बेहतर और कितना तेज़ी के साथ हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। इंजीनियर अब्दुल जब्बार साहब साबिक मेंबर हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल जब्बार साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब आरिफ हबीब साहब इसमें कह रहे हैं कि वो बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, PIA को टॉप एयरलाइंस में शामिल करेंगे। जो माजी के 4-5-6 साल गुजरे हैं उनको देखते हुए ये कितना आसानी से हो सकेगा या वाकई एक बड़ा चैलेंज होगा, ये रिवाइवल कितने अरसे में हो जाएगा PIA का? देखिए, आपने जो भी बातें की, सबसे पहले तो हम ये बात करें कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो हमारी एक मजबूरी है, क्योंकि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो है उसमें तकरीबन जो एग्रीगेट लॉसेस की हालिया फिगर आई है और टोटल जो अभी तक एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं दे आर रियली डेवास्टेटिंग फिगर। अब उस सब चीज़ों के हवाले से सिर्फ 3 अल्फाजात मेरा ख्याल है मैं कहना चाहता हूँ कि ना हम इसको एफिशिएंटली पब्लिक सेक्टर इसको एडमिनिस्ट्रेट कर सका, ना इसकी जो है वो इकोनॉमिक वायबिलिटी को जो है मद्देनज़र रख सका, ना मेरा ख्याल है कि इसको किसी तरीके से जो है वो एक जो नाम था PIA का, जब PIA बनी थी उसके बाद बतदरीज उस नाम की जो डिक्लाइन थी उसमें मेरा ख्याल है कि एक इन्फ्लुएंस था, जिसको हम कह सकते हैं कि पॉलिटिशियंस का भी इन्फ्लुएंस था, ब्यूरोक्रेसी का भी इन्फ्लुएंस था, एक पब्लिक सेक्टर का बतौर कुल जो है वो एक इन्फ्लुएंस रहा, जिस इन्फ्लुएंस की कंक्लूजन में हमारी मजबूरी क्या बनी कि हम PIA को बेच दें। अब आपने जो बात कही कि जी वो उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो एक इन्वेस्टमेंट तो वो है जो मेरा ख्याल है कि नॉन पेड है, जिसको अंडरटेक किया गया है कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर उसके बाद चूँकि ये डीलिस्टेड और स्टॉक एक्सचेंज से चली गई थी, जब नई कंपनी वजूद में मेरा ख्याल है कि आ गई है और जब प्रोसीजरली वो उस स्टेज पे आ जाएगी कि उसको स्टॉक में भी लिस्टेड किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि आरिफ हबीब अपने उस एक्सपीरियंस जिसकी बुनियादों पे वो IPOs भी इशू करते हैं, जिसके बुनियादों के पर उनकी बड़ी से भी है और जो कि पाकिस्तान बतौर कुल जो है एक स्टॉक मार्केट को भी काफ़ी हद तक महदूद लोगों के ज़रिए इन्फ्लुएंस करने के शवाहिद की बात तो नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कि ये चीज़ें आलम अश्कार पे हैं। तो इस मजबूती को हम देख सकते हैं कि कोई जो है वो मेरा ख्याल है कि एक कैपिटल रेजिंग या स्टॉक लिस्टिंग वगैरह में वो पैसे जो इनको लगाने हैं
मेरा ख्याल है कि हो सकता है वो पैसे वापस भी आ जाएं। वो इसी तरह आ सकते हैं जैसे अभी बैंक को जब प्राइवेटाइज किया गया था तो प्राइवेटाइजेशन के बाद भी पेमेंटें होती रहीं और वो पेमेंटें नफ़ों से पैसे बनाकर वापस हुई। इसी तरीके से मेरा ख्याल है कि कोई पीआईए के बारे में भी हमें कोई ज़्यादा शक नहीं होना चाहिए। मैं भी यही समझता हूँ कि स्टॉक के अलावा जो है बाकी सब चीज़ें जो है वो जो कि 12 महीने के गैप की आपने खुद बात की, एक टाइम पीरियड भी मिला हुआ है। तो इस हवाले से मैं कहता हूँ कि इस कंसोर्टियम के पास मेरा ख्याल है कि एक आर्ट एंड स्किल भी है, मौजूदगी भी है, स्टॉक में भी है, कारोबार में भी है, क्योंकि आप देखेंगे कि मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, कुछ इन्फ्लुएंस ग्रुप्स हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले से इन्फ्लुएंस है, कुछ पब्लिक सेक्टर के हवाले से जो है डायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस हैं। तो लेट अस होप के इस सारे एडवांटेज के साथ कि पीआईए के पास रूट्स हैं, पीआईए के पास डेस्टिनेशंस हैं, पीआईए के पास बहुत सारे राइट्स हैं, उन सब राइट्स को अगर हम कुछ देर के लिए वापस उस जगह पे आए कि एक नेशनल स्पिरिट में डायरेक्ट पॉइंट ऑफ लैंडिंग और डिपार्चर्स जो है जैसा इंग्लैंड के हवाले से कहे जाते हैं, यूरोपियन यूनियन की भी कुछ डेस्टिनेशन है, उस तरफ कनाडा की डेस्टिनेशंस हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की हैं, तो कुछ मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ट्रैफिक फ्लो बाय द नेशनल्स जो है एक प्रेफर्ड रूट समझकर किया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है जो मेरा ख्याल है पीआईए के साथ वन कैन से दैट पीआईए विल हैव पाकिस्तानी पैसेंजर्स मोर इन अ लार्जर नंबर देन गोइंग थ्रू वेरियस अदर डेस्टिनेशन स्टेइंग 7 to 8 hours हमसे इन ट्रांजिट एंड वेटिंग इवन समटाइम्स ओवरनाइट स्टे। तो ये इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि काफ़ी एक पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो इस कंसोर्टियम को अवेलेबल होंगे, जिसकी वजह से जो है वो उम्मीद की जाती है। आई एम ऑल्सो मेकिंग ओपिनियन एक्सप्रेशन नॉट द मेजर्ड स्केल, कि उम्मीद की जाती है कि चीज़ें जो है वो दुरुस्ती की तरफ जाएंगी। उस दुरुस्ती में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 800 अरब रुपए आपको पता है जो है लॉसेस है, उसमें से 600 अरब रुपए पार्क भी किए गए थे हम से पीआईए होल्डिंग कंपनी में। तो गवर्नमेंट थोड़ा सा उस प्रेशर को जो इस वक्त भी गवर्नमेंट के ऊपर तकरीबन 2000 अरब रुपए हर साल इन टर्म्स ऑफ सब्सिडी, लोन्स, लैंडिंग्स और इन टर्म्स ऑफ इक्विटी इंजेक्शन जो गवर्नमेंट कर रही है, उसमें मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट पीआईए वाला जो सेक्टर है जिसका जो हिस्सा है वो माइनस हो जाएगा। और दूसरी तरफ मगर गवर्नमेंट अपने लिए तो एक लायबिलिटी लेकर बैठी है ना पीआईए होल्डिंग कंपनी में, जो मेरा ख्याल है फिर भी इस मुल्क का एक्सचेकर या एक आम आदमी जो है उसकी वापसी और उसकी अदायगी के लिए अपने एफर्ट्स, अपने आने वाली जनरेशन के एफर्ट्स जो है उसके बेस पे उसका रिटर्न बनेगा उन चीज़ों का जिसको हम कहते हैं कि लायबिलिटीज जो इस वक्त पार्क हो गई हैं, जो बन चुकी हैं, जो अपनी जगह पे दे आर स्टेइंग। सब कतल कलामी की माजरत, लेकिन ये अब टोटल जो इसका अमाउंट बन जाएगा इन्वेस्टमेंट का, ये 180 अरब का बन जाएगा। 125 अरब वो री इन्वेस्ट करेंगे, फ्लीट को बढ़ाएंगे। यानी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद ये इदारा प्रोडक्टिव मज़ीद बन सकेगा। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जहाँ 800 साढ़े 800 अरब का खसारा था, तो इसका मतलब ये इदारा प्रॉफिट भी क्रिएट कर सकता था, इसमें इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश भी थी। अगर ये इन्वेस्टमेंट पहले ही गवर्नमेंट ही अपने एंड से कर देती तो ये प्रॉफिटेबल बन सकता था और ये खसारा कम हो सकता था, या इसके लिए प्राइवेट सेक्टर का इन होना ज़रूरी था? देखिए, अब थोड़ी देर के लिए आप भी पिछले प्रोग्रामों में आपके साथ भी बात होती हो रही है, जब पार्क किए गए थे जो लायबिलिटीज को, आप यू रिमेंबर नफ़ा भी आया था सामने, आपके साथ बातचीत भी हुई थी इस सिलसिले में कि भाई पीआईए जो है वो फर्स्ट टाइम पीआईए ने क्या किया है, प्रॉफिट किया है। तो अब अगर एक स्ट्रिंजेंट कंट्रोल में हम कहें कि अगर इसको क्लीन कर कर और एक अच्छी मैनेजमेंट, एक अच्छी सुपरविजन, एक ट्रांसपेरेंट वे में ट्रस्ट एंड बोर्ड, ना कि सरकार जो है वो अपना कंट्रोल इस तरीके से लेती कि एक इन्फ्लुएंस के जरिए जो है इसको एडमिनिस्ट्रेट करती, जो होता रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आई विल इवन थिंक दैट कि इट को रन और अदरवाइज ऑल्सो, मगर चूंकि सरकार जो है वो देख रही है कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। हर वक्त जो है वो आज भी 100 तकरीबन 23 अरब रुपए जो है वो नेट लॉस है। अगर हमारी कुछ जो है एंटरप्राइजेज प्रॉफिट नहीं करती तो मेरे अपने ख्याल में ये 825 हम लेकर बैठे हुए होते हैं इस साल के, जबकि 709 जो है जब मना करते हैं तो तकरीबन फिर वो चीज़ सामने आती है। जब इंजेक्शंस होती हैं तभी आप देखें कि इक्विटी कुछ 6-7 हज़ार अरब रुपए नज़र आ रही है, वरना तो इक्विटी जो है वो बिल्कुल ही एरोड हो जाती है अगर आप लायबिलिटीज़ और एसेट्स को जो है वो तकरीबन उसका गैप ख़त्म करते। तो कुछ मेरा ख्याल है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑपरेशनल, फाइनेंशियल हर जगह पे जो है वो मेरा ख्याल है कि कुछ कोताहियाँ तो नहीं हो रही थी, मगर ये हमारा एक जनरल ट्रेंड है
कि हम पब्लिक सेक्टर को नहीं चला सके। मोहम्मद अली मुझे याद है कि कुछ दिन पहले उस फेस्टिवल में कह रहा था कि सरकार का तो काम ही नहीं है बिजनेस करना, काम तो है प्राइवेट सेक्टर का। सरकार को जो है वो सिर्फ एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म और एक ओवरसाइट करनी है। हालांकि आई डोंट एग्री विथ हिम, क्योंकि इंग्लैंड जैसे मुल्कों में भी कई इदारे जो है अभी भी सरकारी सरपरस्ती में चलते हैं, क्योंकि सिर्फ एक वीक रेगुलेटरी सिस्टम को हम अपने सामने, आज सोलर जो हमारे सामने आया है, जो एडिटोरियल्स लिखे जा रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें कही जा रही हैं, एक दिन शाम को आप करते हैं, दूसरे दिन आप एसआरओ निकाल देते हैं, तो ये एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो टोटली अंडर सीज है, अंडर एक कैप्टिव बना हुआ है। जबर साहब, यही कमोबेश यही ख्यालात हमारे फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब के भी हैं, जो मोहम्मद अली साहब ने कहा, ये इन्हीं अल्फाज को वो भी मुस्तकिल मुख्तलिफ इवेंट्स में दोहराते रहते हैं। तो जब ये सोच है कि हुकूमत का काम नहीं है बिज़नेस करना, प्राइवेट सेक्टर ने बिज़नेस करना है, तो फिर ये प्राइवेटाइजेशन में इतनी ताख़ीर, PIA अभी तक बड़ी स्मूथ तरीके से पिछले 2 माह में प्राइवेटाइज हुई, लेकिन उससे पहले की जो हिस्ट्री है और दीगर इदारों की भी हम हिस्ट्री देख लें ओवरऑल प्राइवेटाइजेशन की, तो पिछले 15-20 साल में कहीं कोई एक कामयाब मिसाल भी मौजूद नहीं है। फिर इतना डिले क्यों किया इस हुकूमत ने? देखिए, अब आपने खुद ही बात की, थोड़े PIA से स्टार्ट करते हैं, दूसरी जगहों पे, चूंकि मैं तो प्राइवेटाइजेशन कमीशन में रहा हूँ। अब PIA को आप प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, मगर आपके एक्ट जिसके तहत PIA बनी थी प्राइवेटाइजेबल ही नहीं था। इसीलिए आप 2016 में जब आप 99 और वहां से ऑनवर्ड बातें शुरू करते हैं PIA के लिए, तो आप 2016 में लाते हैं, आप इसको कंपनी लॉ के तहत लाते हैं। तो एक फंडामेंटल जो है वो जिसको कहना चाहिए कि दुरुस्तगी की, जिसकी ज़रूरत शायद 10 साल पहले थी, वो हुई नहीं। आपने 2016 मिलाए, फिर आपने देखा कि 2020 की भी आपने बातें की, डीलिस्टिंग हुई, फिर आप उसके बाद आपने दूसरी बातें, बदतरी पार्किंग की बातें की, उसके बाद कई मरतबा FA अपॉइंट्स हुए। मेरे अपने ख्याल में कि कुछ जो लोग स्टैटिस्टिकली ज़्यादा महारत रखते होंगे वो कहते हैं 2-2.5-3 अरब रुपए तो आपको जो है वो सरकार को कम रिसीव होंगे, क्योंकि सरकार तो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर चुकी थी इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ FAs। मगर FAs के जो मॉडल्स थे, वो मॉडल्स जो है वो किसी तरीके से कामयाब नहीं हो सके। अब FA का ये मॉडल जो था, इसमें बड़ी लचक थी। लचक क्या थी कि आप इन वन गो जो है इतने पैसे आपने नहीं देने थे। आपने 180 की बात की, वन गो में आप जो है वो इतने पैसे आपको नहीं देने थे। तो यही एक लचक थी, मेरा ख्याल है कि विच क्रिएटेड अ रीजन फॉर प्राइवेटाइजेशन। कल कोई मुझसे पूछ रहा था, आई वाज द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान स्टील मिल आल्सो, कि कल कोई मुझसे पूछा था कि यार PSM क्यों नहीं प्राइवेटाइज हुई। मैंने कहा PIA वाला मॉडल ले आए, PSM कल आपकी चली जाएगी। किसी को कहें कि भैया आप सिर्फ 1 अरब रुपए की अदायगी करें, आप PSM ले लें, बाकी आप 60-70-50 अरब रुपए जो है वो बाद में दीजिएगा। यही बात किसी FA ने, पाक चाइना डेवलपमेंट कंपनी वाले ने, जब मैं मेंबर था तो ये बात कही थी। उस ज़माने में हमें थोड़ा सा अजीब लगता था कि हम इतने पीनट्स में कैसे स्टील मिल को बेचें, जबकि अगर आपको याद होगा तो किसी ने नाम लिए बगैर कहता हूँ कि कहा कि जो PIA ले लेगा स्टील मिल उसको 1 रुपए में दे देंगे, या जो स्टील मिल ले लेगा उसको PIA 2 रुपए में दे देंगे। ये बातें तो आलम अश्कार थी। तो इसका मतलब कि फ्रस्ट्रेशन का आलम ये था कि गवर्नमेंट खुद या पब्लिक सेक्टर खुद ये समझ रहा था कि पब्लिक सेक्टर के जरिए ये एंटिटीज नहीं चलाई जा सकती हैं। आज आप रिपोर्ट में अगर आप देखें कि मुझे बताएं कि डिस्को सारी जो है, अगर हम शुरू करें हैदराबाद से लेकर, शुरू करें सेप्को से लेकर आगे हम चले जाएं, इवन लेस्को के फिगर्स में मैं देख रहा हूं कि लॉसेस आ रहे हैं। अब आप आगे चले जाएं, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई में चले जाएं, आप कैस्को में चले जाएं, तो हर जगह आपको लॉसेस ही लॉसेस नजर आ रहे हैं। तो मेरे अपने ख्याल में कि जो प्राइवेटाइजेशन के आप कह रहे हैं कि डिले क्यों है, उस डिले की वजह एक ये भी हो सकती है। मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट में ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा। असद उमर का ख्याल ये था कि सॉवरेन वेलफेयर के तर्ज पे जो है वो एक फंड बनाया जाए और सारी ये जो लॉस मेकिंग और प्रॉफिट मेकिंग को हम वहां ले जाएं। जहां पे जो लॉस मेकिंग है उनको किसी तरह, किसी और तरीके से इसको हम जो है उस प्रॉफिट मेकिंग के साथ किसी तरह अमलमेट करें, कोई तरीक़ेकार निकालें कि चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते प्रॉफिट मेकिंग बनती जाएं। दैट इज SWF बना भी था 2023 में, आई कैन रिकॉल। मगर मैं भी गया था किसी एक मीटिंग में, असद उमर ने कहा था ये दिस इज द ओनली वे वी हैव टू गो इन अलाइनमेंट, जिससे हम प्राइवेटाइजेशन का एक सब्स्टिट्यूशनल जो है वो एक अमल शुरू कर रहे हैं। मेरे अपने ख्याल में कि वो कभी भी
अभी तक मेरा ख्याल है कि उसका कोई इजरा नहीं हो सका, क्योंकि हम लॉज भी बनाते हैं, हम काफ़ी चीज़ें दुरुस्त समत में सोचते हैं, हम दूसरों से चीज़ें बारो भी करते हैं विदाउट रीमॉडलिंग देम इनटू आवर लोकल रिक्वायरमेंट। सबसे बड़ी खरीब बात तो ये है कि हम जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स लाते हैं उनकी सोच डेवलप्ड इकोनॉमिक्स के एक मॉडल्स के ऊपर बनी हुई होती है। उनकी सोच जो है यहाँ पे एक अंडर डेवलपमेंट मॉडल्स जो है जो जिसकी हमें सख्त जरूरत है। जैसे आप पीआईए का एग्जाम्पल ले लें, मेरे अपने ख्याल में कि इस मॉडल पे स्टील मिल भी बिक सकती थी, इस मॉडल पे और दूसरी चीजें भी बिक सकती हैं। क्या आप इस वक्त सिर्फ 10 रुपए दे दें, बाकी 90 रुपए आप अपने टेन्योर में 2 सालों में 3 सालों में इन्वेस्ट कीजिएगा। अब्दुल जब्बार साहब, हम देखेंगे आने वाले दिनों में इसी मॉडल को हुकूमत दूसरे सेक्टर्स के एसओईज पर भी अप्लाई करती है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। इंजीनियर अब्दुल जब्बार मौजूद थे, साबिक मेंबर प्राइवेटाइजेशन कमीशन। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।